और कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में एक बिल्कुल शांत अपनी धुरी पर घूमता हुआ एक खूबसूरत पृथ्वी का ग्लोब है। सब कुछ एकदम एक तय ढर्रे पर चल रहा है और अचानक एक जोरदार आवाज आती है और वो पूरा का पूरा ग्लोब किसी शीशे की तरह चटक जाता है। और ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, बिल्कुल सच है। हाँ, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। इस गहन विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री की मदद से भारत में यूरोपियों के प्रवेश को समझने वाले हैं। अगर हम स्लाइड 1 को देखें तो यहाँ विजुअल में ठीक ऐसा ही एक टूटा हुआ पृथ्वी का ग्लोब और एक समुद्री जहाज दिखाया गया है। 1498 में असल में कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ यूरोपीय समुद्री जहाज जो सिर्फ अपनी रसोई के लिए कुछ मसालों की तलाश में निकले थे, उन्होंने दुनिया के भूगोल को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। बिल्कुल। और इस पूरी ऐतिहासिक उथल-पुथल में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतने बड़े वैश्विक बदलाव की शुरुआत किसी बड़ी राजनीतिक साजिश या साम्राज्य फैलाने के प्लान से नहीं हुई थी। वो टूटा हुआ ग्लोब जो स्लाइड 1 में है वो बहुत सटीक है। ये सब महज खाने पीने की जरूरतों से शुरू हुआ। जी हाँ, 15वीं शताब्दी के अंत में जो भी घटनाक्रम शुरू हुआ उसकी जड़ें बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरतों में छिपी थीं। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ राजाओं और युद्धों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर में ये पूरी कहानी मौसम, भोजन और मुनाफे की है। यह तो बहुत ही दिलचस्प है। अब इसी बात पर अगर हम स्लाइड 2 की ओर बढ़ें तो यहाँ विजुअल में हमें एक भारतीय बाजार का दृश्य दिख रहा है। साथ में कुछ सोने के सिक्के और एक दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास है। यहाँ सवाल यह है कि भारत ही आकर्षण का केंद्र क्यों था? इसे विश्व की सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? देखिए, सोने की चिड़िया कोई मुहावरा नहीं था, ये एक ठोस आर्थिक वास्तविकता थी। मैं भी ये सोच रहा था, क्या उस समय का भारत आज की दुनिया के किसी सबसे बड़े और अमीर ग्लोबल टेक हब की तरह था, जहां हर कोई पहुंचना चाहता है? एकदम सही तुलना है ये। इसे ऐसे समझते हैं, यूरोपीय देशों में सर्दियां बहुत लंबी और जानलेवा होती थीं। उस जमाने में फ्रिज तो थे नहीं और महीनों तक बर्फ से ढके इलाकों में खेती संभव नहीं थी। तो उन्हें गोश्त पर निर्भर रहना पड़ता होगा। बिल्कुल। और सर्दियों में जिंदा रहने के लिए मांस को सुरक्षित रखना सीधे तौर पर जीवन और मृत्यु का सवाल था। मांस को सड़ने से बचाने का एकमात्र प्रभावी तरीका थे मसाले, और खासकर काली मिर्च, और वो भारत में मिलती थी। ओह, तो मसालों की भारी मांग इसलिए थी? हाँ, और इसके अलावा स्लाइड 2 के अनुसार भारत मलमल, सूती वस्त्र, रेशम और हस्तशिल्प का एक उत्कृष्ट केंद्र था। ये सब यूरोप के अमीर और शाही वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुका था। तो यूरोप की इस हताश जरूरत और भारत की बेजोड़ उत्पादन क्षमता ने ही इसे वो सोने की चिड़िया बनाया था। मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं थे, वे अपार धन का प्रतीक थे। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 1 और 2 में इस सुनहरे आकर्षण को समझने के बाद आइए अब स्लाइड 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता कैसे खुला। ये हिस्सा काफी रोमांचक है। बिल्कुल है। स्लाइड 3 में हम 1498 में वास्को डिगामा के आगमन को देख रहे हैं। विजुअल में दुनिया का नक्शा है, वास्को डिगामा की तस्वीर, एक लंगर और दूरबीन भी है। यहाँ मार्ग बताया गया है, केप ऑफ गुड होप होते हुए केरल के कालीकट तट पर प्रवेश, जहां राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। हाँ, लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती है इस नक्शे को देखकर। वे यूरोप से चले, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाया और फिर भारत पहुंचे। इतना लंबा समुद्री रास्ता क्यों चुना गया? सीधा जमीन के रास्ते से क्यों नहीं आए? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, सीधा जमीनी रास्ता बिल्कुल मौजूद था और सदियों से काम भी कर रहा था। लेकिन 1453 में एक ऐसी घटना घटी जिसने रातों रात सब कुछ बदल दिया। उस्मानिया साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया, जो आज का इस्तांबुल है, उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। बिल्कुल। और इस कब्जे के साथ ही पारंपरिक जमीनी व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अरब व्यापारियों ने या तो रास्ते बंद कर दिए या फिर टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि व्यापार असंभव हो गया। बाप रे, तो ये लंबा समुद्री रास्ता खोजना कोई शौक नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक हताशा भरी मजबूरी थी। और जब वास्को डी गामा अंततः कालीकट पहुंचे तो राजा जमोरिन द्वारा उनका वो भव्य स्वागत असल में दो अलग दुनियाओं का पहला सीधा संपर्क था। जमोरिन के लिए वास्को बस एक व्यापारी थे, पर वास्को के लिए वो भारत का एक ऐसा दरवाजा था जो हमेशा के लिए खुल गया था। और दरवाजा खुलते ही जो सबसे पहले अंदर आए
वो थे पुर्तगाली। आगे अगले स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड 4 में पुर्तगालियों के आगमन की बात है। विजुअल में एक मजबूत किला और ढाल दिखाई गई है। 1510 में गोवा पर अधिकार। और यहाँ सबसे अहम नाम आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, स्लाइड के अनुसार अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के जनक थे और अल्बुकर्क ने वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन मैं यहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी पर सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। भारत इतनी बड़ी जमीन वाला देश है, फिर केवल पानी यानी समुद्र पर नियंत्रण की नीति क्यों? जमीन पर कब्जा क्यों नहीं? अजीब लगता है ना, लेकिन उस समय के हिसाब से ये सबसे शानदार रणनीति थी। पुर्तगाली समझ गए थे कि उनकी आबादी और सेना इतनी बड़ी नहीं है कि वे भारत के शक्तिशाली राजाओं से जमीन पर लड़ सकें। इसलिए उन्होंने जमीन को छोड़ दिया और समुद्र को पकड़ लिया। अच्छा, तो मतलब समुद्र पर नियंत्रण से उन्हें क्या मिला? जो समुद्र पर राज करेगा, वैश्विक व्यापार की नब्ज उसी के हाथ में होगी। उन्होंने हिंद महासागर के सभी अहम समुद्री रास्तों पर अपने जहाज और तोपें तैनात कर दी। बिना पुर्तगालियों के टैक्स दिए कोई पत्ता भी समुद्र में हिल नहीं सकता था। जो जमीन की संपत्ति थी, उसका फायदा पुर्तगाली समुद्र में बैठकर उठा रहे थे। वाह, मतलब बिना सड़क बनाए टोल बूथ खोल लिया। अब स्लाइड 5 पर आते हैं। डच का आगमन। विजुअल में समुद्री जहाज, दालचीनी, लौंग और चक्रफूल हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलिकट और चिंसूरा थे। हाँ, लेकिन स्लाइड में लिखा है कि उनका मुख्य उद्देश्य मसाला व्यापार पर नियंत्रण था और उन्होंने भारत से ज्यादा इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक संतुलन पर ध्यान दिया। डच लोग भारत आए ही क्यों, अगर उन्हें इंडोनेशिया पर ध्यान देना था? यानी शुद्ध मसाले जैसे लौंग, दालचीनी, वो इंडोनेशिया में मिलते थे, जिसे मसाला द्वीप कहा जाता था। तो भारत का क्या रोल था इसमें? डचों ने एक त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली बनाई। वे सीधा यूरोप से सोना लाकर मसाले खरीदने के बजाय भारत आते, यहाँ से बहुत सस्ते में बढ़िया सूती कपड़े खरीदते, उसे इंडोनेशिया ले जाकर बेचते और बदले में वहां से मसाले लेते। ओह, और फिर उन मसालों को यूरोप में भारी मुनाफे पर बेचते। बिल्कुल। इस पूरे चक्र में उनका फोकस सिर्फ मुनाफे की बैलेंस शीट पर था। इसीलिए भारत उनके लिए सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट या कच्चा माल जुटाने का केंद्र बन गया। पुर्तगालियों और डचों के इन व्यापारिक दांव पेचों को देखने के बाद अब हम स्लाइड 6 की ओर बढ़ते हैं, जहां इस खेल में एक नई और आक्रामक शक्ति की एंट्री होती है। फ्रांसीसी आगमन। पौंडीचेरी को दर्शाता भारत का नक्शा है और ये दिलचस्प है, तलवारों के साथ रखा तराजू। यहाँ जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले के नेतृत्व में प्रबल राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात की गई है। ड्यूप्ले इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे। मैं इस तराजू और तलवार वाले विजुअल को देखकर सोच रहा हूँ, क्या व्यापार यानी तराजू की रक्षा के लिए तलवार उठाना ही वो बिंदु था जहां से सब बदल गया? एकदम सही पहचाना आपने। शुरुआत में सब सिर्फ व्यापारी थे, तराजू लेकर आए थे, लेकिन ड्यूप्ले एक बहुत रणनीतिक दिमाग वाले इंसान थे। उन्होंने देखा कि भारत के स्थानीय नवाब और राजा आपस में लड़ रहे हैं। और उनकी सेनाओं में यूरोपीय अनुशासन नहीं था। हाँ, तो ड्यूप्ले ने सोचा कि अगर फ्रांसीसी सेना किसी एक कमजोर पक्ष का साथ दे दे तो जीतने के बाद वो राजा एहसान के तौर पर उन्हें जमीन, पैसा और व्यापारिक छूट देगा। वे सिर्फ मुनाफा नहीं, अब किंग मेकर बनना चाहते थे। और यहीं से प्रतिस्पर्धा और संघर्ष शुरू हुआ, जो हमारी स्लाइड 7 का विषय है। विजुअल में आपस में टकराते तीर और ढाल हैं। यूरोपियों के बीच वर्चस्व की जंग, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध और अंग्रेज बनाम डच बेदरा का युद्ध। और अंततः हम सब जानते हैं कि जीत किसकी हुई। ब्रिटिश नौसेना और बेहतरीन कूटनीति की शानदार विजय। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, फ्रांसीसी कंपनी को तो उनके राजा का समर्थन प्राप्त था, डच भी पैसे वाले थे, फिर ब्रिटिश क्यों जीते? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट शेयर होल्डर कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। भारत में बैठे ब्रिटिश अधिकारी तुरंत फैसले ले सकते थे, जबकि फ्रांसीसियों को पेरिस से आदेश आने का महीनों इंतजार करना पड़ता था। लाल फीताशाही का नुकसान। और दूसरा कारण, उनकी अजेय नौसेना। भारत में टिके रहने के लिए समुद्र पर कब्जा जरूरी था ताकि यूरोप से रसद आ सके। ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांसीसियों की सप्लाई लाइन काट दी और डचों को बेदरा के युद्ध में हरा दिया। उनकी नौसेना और कूटनीति ने उन्हें बाकियों से अलग कर दिया। और इसके बाद शुरू होता है अंग्रेजों का असली विस्तार, जो स्लाइड 8 में है। धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व।
यहाँ विजुअल बहुत प्रतीकात्मक है। शीशे की सीढ़ियां जो एक सुनहरे शतरंज के राजा तक जाती हैं। इस शानदार रणनीतिक खेल के दो सबसे अहम पड़ाव थे प्लासी और बक्सर। बिल्कुल। स्लाइड के मुताबिक 1757 का प्लासी का युद्ध, बंगाल में पैर जमाना और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, और 1764 का बक्सर का युद्ध, वास्तविक सैन्य और राजनीतिक सत्ता की पूर्ण प्राप्ति। ये शीशे की सीढ़ियों वाला विजुअल ऐसा लगता है जैसे प्लासी पैर जमाने के लिए था और बक्सर पूरा घर कब्जाने के लिए। आप इसे इससे बेहतर नहीं समझा सकते थे। प्लासी का युद्ध तो असल में कोई युद्ध था ही नहीं, वो एक कूटनीतिक धोखा था जहां रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को खरीद लिया था। अंग्रेजों को बस वहां से बंगाल का खजाना मिल गया। लेकिन बक्सर में कोई धोखा नहीं था। 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को आमने सामने की लड़ाई में हरा दिया। इस युद्ध ने उन्हें महज व्यापारियों से शासक बना दिया। इस खूनी संघर्ष और सत्ता पलटने की कहानी के बाद अब स्लाइड 9 की ओर चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे के असली इरादे क्या थे। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ विजुअल में मसाले, सिक्के और कंपास हैं और एक वेन डायग्राम है जिसमें आगमन के मुख्य कारण दिए गए हैं। पहला, मसाले और बेशकीमती वस्त्र जिनकी अत्यधिक यूरोपीय मांग थी। दूसरा, असीमित धन और विशाल आर्थिक लाभ। और तीसरा, व्यापारिक एकाधिकार और सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार। और ये धन की लालसा कोई छोटी मोटी नहीं थी। जब वास्को डी गामा पहली बार लौटे थे तो उन्होंने अपनी यात्रा के खर्च का 60 गुना मुनाफा कमाया था। 60 गुना? बाप रे। हाँ, तो जब भारत की असली संपत्ति उन्होंने देखी तो ये सिर्फ व्यापार नहीं रहा, एक जुनून बन गया। वे पूरा एकाधिकार चाहते थे ताकि किसी और यूरोपीय देश के साथ मुनाफा बांटना ना पड़े। और उनके इस जुनून ने भारत पर क्या असर डाला, ये स्लाइड 10 में दिखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके 2 पहलू बताए गए हैं, शोषण और बदलाव। शोषण में भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन, कच्चे माल का भारी निर्यात और धन की निकासी शामिल है। विजुअल में टूटा हुआ पहिया इसे ही दर्शाता है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा पहलू है, बदलाव, जहां नई व्यापारिक नीतियों का लागू होना और आधुनिक यातायात या संचार व्यवस्था की प्रारंभिक नींव की बात है। विजुअल में ट्रेन का पहिया और टेलीग्राफ लाइन है। मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये ट्रेनें वास्तव में भारतीयों के विकास के लिए थीं या केवल संपत्ति को तेजी से बाहर निकालने का जरिया थीं? आपका संदेश 100% सही है। यातायात का विकास भारत के लिए नहीं था। ट्रेनें इसलिए बनी ताकि गांवों से कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और इंग्लैंड भेजा जा सके। मतलब ये कोई विकास नहीं था? जी नहीं। और टेलीग्राफ भी इसलिए था ताकि विद्रोह को चलने के लिए सेना को तुरंत संदेश और निर्देश भेजे जा सके। अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारे उद्योगों को खत्म कर दिया। इसे ही शायद अर्थशास्त्र में धन की निकासी कहते हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे सटीक रूपक मुझे स्लाइड 11 में दिखता है, व्यापार से शासन की ओर। एक व्यापारिक कंपनी का साम्राज्य में परिवर्तन। वो प्रिज्म वाला विजुअल ना? हाँ, विजुअल में एक प्रिज्म है जिससे प्रकाश गुजर रहा है। एक तरफ अबैकस और सिक्के हैं जो व्यापार का प्रतीक है, और वो प्रिज्म से गुजरकर दूसरी तरफ जज के हथौड़े और मुकुट में बदल जाते हैं जो शासन का प्रतीक है। और स्लाइड के अनुसार ये सब इलाहाबाद की संधि द्वारा दीवानी अधिकारों की प्राप्ति से हुआ, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। केवल मुनाफा कमाने वाली कंपनी भारत की भाग्य विधाता बन गई। अधिकारों का मिलना सबसे बड़ा गेम चेंजर था। दीवानी का मतलब था राजस्व वसूली का कानूनी अधिकार। तो इससे व्यापार कैसे बदल गया? पहले अंग्रेज भारत से सामान खरीदने के लिए अपने देश से सोना चांदी लाते थे, लेकिन दीवानी मिलने के बाद वे भारत के किसानों से टैक्स वसूलने लगे और उसी भारतीय पैसे से भारतीय सामान खरीदकर यूरोप में भारी मुनाफे में बेचने लगे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब उनका अपना निवेश शून्य हो गया? एकदम शून्य। एक पैसा कमाने वाली मशीन ने कानून बनाने की ताकत हासिल कर ली थी। कमाल है। इस पूरे इतिहास को गहराई से समझने के बाद आइए स्लाइड 12 और 13 पर एक नजर डालते हैं, जहां कुछ बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य और ऐतिहासिक क्रम दर्ज हैं। ये तथ्य बहुत रोचक है। स्लाइड 12 में ग्रेजुएशन कैप और कंपास का विजुअल है। प्रथम फैक्ट्रियों की स्थापना की बात करें तो पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में 1503, डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605, ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में 1613 और फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में 1668 में स्थापित हुई। और स्लाइड 13 का ऐतिहासिक क्रम भी देखिए। हाँ, एक चमकता हुआ ऐतिहासिक मार्ग या टाइमलाइन है। 1498 में पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा,
1595 में डच यानी कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, 1600 में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में फ्रांसीसी। लेकिन इन दोनों स्लाइड्स को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो 100 साल का गैप देखकर। बिल्कुल। पुर्तगाली 1498 में आ गए थे और डच या अंग्रेज करीब 100 साल बाद आए। पुर्तगालियों ने इतने लंबे समय तक इस सोने की खदान का रास्ता बाकी दुनिया से कैसे छिपा कर रखा? देखिए, उस समय पुर्तगालियों ने अपने समुद्री नक्शों को राज्य के सबसे बड़े रहस्य की तरह छिपा कर रखा था। अगर कोई नाविक वो नक्शे लीक करता तो उसे मौत की सजा मिलती थी। ओह, तो नक्शे टॉप सीक्रेट थे। हाँ, लेकिन इतने बड़े मुनाफे की बात हमेशा के लिए नहीं छिप सकती थी। धीरे धीरे जासूसों और अन्य नाविकों की खोजबीन से बाकियों को भी इसका सुराग लग ही गया, और फिर वो बाढ़ आई जिसने सब बदल दिया। और अब इस पूरी रोमांचक और ऐतिहासिक यात्रा के बाद हम अपने अंतिम पड़ाव स्लाइड 14 की ओर आते हैं, जो इस पूरे गहन विश्लेषण का निष्कर्ष और सारांश है। जी, यहाँ पृष्ठभूमि में एक समुद्री जहाज के साथ टेक्स्ट है। लिखा है कि जो यूरोपियन व्यापारी भारत में मात्र मसाले और सूती वस्त्र खरीदने आए थे, उन्होंने आपसी प्रतिस्पर्धा, कूटनीति और आधुनिक सैन्य बल के दम पर अंततः एक विशाल और समृद्ध उपमहाद्वीप को अपने पूर्ण अधीन कर लिया। ये व्यापारिक अभियान आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी मोड़ साबित हुआ। मैं तो बस यही सोचकर अचरज में हूं कि कैसे केवल काली मिर्च और इलायची की खोज ने करोड़ों लोगों का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास का ये सबसे बड़ा सबक है कि कैसे आर्थिक निर्भरता और कमजोर कूटनीति अंततः राजनीतिक गुलामी का कारण बन सकती है। जो सिर्फ मुनाफे के लिए आए थे, उन्होंने पूरी सभ्यता पर शासन कर लिया। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अंत में इस ऐतिहासिक ज्ञान को आज के युग से जोड़ते हुए एक सवाल मन में आता है। आज के समय में जब विशाल मल्टीनेशनल टेक कंपनियां, जिनके पास तोपों और जहाज़ों के बजाय हमारा डेटा और एल्गोरिदम है, वे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित कर रही हैं, तो क्या हम आज एक नए प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी को पनपते हुए देख रहे हैं? क्या आज का डिजिटल ग्लोब भी चटकने वाला है? ये एक ऐसा विचार है जो इस गहन विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।